सुप्रभात। आज का हमारा टॉपिक है शब्द शक्ति वर्ड पावर। इस व्याख्यान में हम शब्द शक्ति के अर्थ, परिभाषा और प्रकार का अध्ययन करेंगे। शब्द शक्ति को समझने से पहले आवश्यक है हम शब्द और अर्थ की परिभाषा जान लें। शब्द क्या है? वर्णों के ऐसे समूह को शब्द कहते हैं जो सार्थक होते हैं, जो वाचक हैं, जो किसी अर्थ की सूचना देते हैं, वो शब्द कहलाते हैं। ये शब्द दो प्रकार के हैं, ध्वन्यात्मक और वर्णात्मक। ध्वन्यात्मक जो बाह्य यंत्रों, पशु पक्षियों की बोलियों या किसी आघात से उत्पन्न होते हैं, अर्थात जब दो वस्तुएं आपस में टकराती हैं, उनमें चोट उत्पन्न होती है, वो आवाज़ उत्पन्न होती है, वो है ध्वन्यात्मक। और वर्णात्मक जो लिपिबद्ध किए जाते हैं, जिन्हें लिखा जाता है और जिन्हें बोला जाता है, वो वर्णात्मक शब्द कहलाते हैं। ये वर्णात्मक शब्द दो प्रकार के हैं, सार्थक और निरर्थक। निरर्थक शब्दों में मुख से निकली हुई व्यर्थ ध्वनियां आती हैं और सार्थक शब्द किसी वस्तु या व्यक्ति का जो बोध कराते हैं, वो है सार्थक शब्द। अब हम जान लें कि अर्थ किसे कहते हैं। शब्द को सुनने पर श्रोता को जिस पदार्थ या वस्तु का बोध होता है, उसे अर्थ कहते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में हम ले लें कि जैसे कहा जाता है फूल, तो फूल शब्द को सुना और उससे फिर हम उस वस्तु की कल्पना को अपने ही नज़रिए से देख लेते हैं या उसकी कल्पना कर लेते हैं, तो वो अर्थ कहलाता है। जैसे एक शब्द है, उसे हमने सुना और उससे उस वस्तु का जब ज्ञान हो गया, तो वो अर्थ कहलाता है। शब्द शक्ति, शब्द और अर्थ का आपस में विशेष संबंध है। शब्द के अर्थ का बोध कराने वाली शक्ति वो शब्द शक्ति कहलाती है, उसे वर्ड पावर कहते हैं। हिंदी के रीतिकालीन आचार्य चिंतामणि जी ने कहा है, जो सुन पड़े सो शब्द है, समझी पड़ई सो अर्थ। यानी जो सुनाई देता है वो शब्द है, उसे सुनकर जो समझ आता है वो अर्थ कहलाता है। शब्द शक्ति, शब्द एवं अर्थ का संबंध ही शक्ति है। शब्दार्थ संबंध है शक्ति। किसी भी शब्द में छिपे हुए अर्थ को प्रकट करने वाले व्यापार को शब्द शक्ति कहते हैं। शब्द और अर्थ दोनों ही काव्य के आवश्यक अंग हैं। काव्य की परिभाषा के अंतर्गत शब्द और अर्थ से युक्त रचना को काव्य कहा जाता है। शब्द और अर्थ दोनों एक दूसरे पर आधारित होते हैं। शब्द के बिना अर्थ का और अर्थ के बिना शब्द का कोई महत्व नहीं, कोई अस्तित्व नहीं। प्रत्येक सार्थक शब्द में अर्थ का बोध कराने वाली शक्ति होती है। उसी शक्ति के द्वारा हम शब्द का सही अर्थ ज्ञान प्राप्त करते हैं। अतः शब्द शक्ति की परिभाषा इस प्रकार भी दे सकते हैं कि शब्द का अर्थ बोध कराने वाली अर्थ की वृत्ति या अर्थ का व्यापार शब्द शक्ति कहलाती है। या प्रत्येक शब्द से जो अर्थ निकलता है, उस अर्थ का बोध शब्द शक्ति ही कराती है। उदाहरण के रूप में हम देखें, एक शब्द हाथी। हाथी शब्द कहने पर एक विशेष जानवर, पशु का बोध होता है। या जब हम घर शब्द कहते हैं तो रहने के स्थान का बोध होता है। यदि कोई ऐसा शब्द है जो अर्थ का बोध ना कराए, तो वो निरर्थक माना जाता है, उसका भाषा में कोई स्थान नहीं होता। शब्द वही होता है जो अर्थ को प्रकट करने की शक्ति रखता है। अर्थ से अभिप्राय है जो शब्द से निकलता है, अर्थात वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं, जिसमें अर्थ बोध कराने की शक्ति हो। शब्द को सुनकर उसके अर्थ का ज्ञान होता है
और फिर उस अर्थ के अनुसार हम कार्य करते हैं। जैसे हम कहें कि हमें पानी चाहिए, तो यह शब्द समूह वाक्य सुनते ही सामने वाला हमारे लिए पानी लाएगा। इसका अर्थ यह हुआ कि शब्द सुनते ही सामने वाले व्यक्ति को अर्थ का बोध हो गया। इसीलिए अर्थ की परिभाषा है कि शब्द सुनने पर श्रोता को जिस पदार्थ या वस्तु का बोध होता है उसे अर्थ कहते हैं। शब्द और अर्थ का अटूट संबंध है। जो शक्ति शब्द में छिपे हुए अर्थ को स्पष्ट करती है उसे शब्द शक्ति कहते हैं। किसी भी शब्द में छिपे हुए अर्थ को बताने वाली जो शक्ति है वो शब्द शक्ति कहलाती है। उसी ही शब्द शक्ति का प्रयोग करके कोई भी कर्म अपने शब्दों के माध्यम से अपने पाठक और श्रोता को भाव विभोर कर देता है। अब हम देखें शब्द शक्ति में शब्द के जो 3 भेद हैं, पहले हम उनको जान लेते हैं कि शब्द के कितने प्रकार हैं। पहले है वाचक, दूसरा है लक्षक, तीसरा है व्यंजक। ये 3 प्रकार के शब्द हैं और 3 ही प्रकार के फिर अर्थ हैं। शब्द शक्ति का अगर हम महत्व जाने, किसी शब्द का महत्व उसमें निहित अर्थ पर निर्भर होता है। अगर किसी शब्द में अर्थ नहीं है तो बिना अर्थ के शब्द अस्तित्वहीन और निरर्थक हो जाते हैं। शब्द के अर्थ को समझना ही काव्य के आनंद को प्राप्त करने की प्रमुख सीढ़ी है या पहला कदम है। और शब्द के अर्थ को समझने के लिए शब्द शक्तियों की जानकारी होना परम आवश्यक है। तो शब्द, अर्थ और शक्ति, आइए हम ये जान लेते हैं। शब्द कितने प्रकार के हैं? वाचक, लक्षक और व्यंजक। तो सबसे पहला है वाचक। शब्द जो वाचक है उसका अर्थ उसी से ही तैयार हुआ है, वो है वाच्यार्थ, और उससे उत्पन्न जो शक्ति है उसे कहते हैं अभिधा। वाचक शब्द है, वाच्यार्थ अर्थ, और उसकी शक्ति है अभिधा शक्ति। दूसरा है लक्षक। लक्षक शब्द, उसका अर्थ है लक्ष्यार्थ और उसकी शक्ति है लक्षणा। व्यंजक शब्द, अर्थ है व्यंग्यार्थ और इसकी शक्ति है व्यंजना। तो 3 शब्द हैं, 3 अर्थ हैं और उसकी 3 ही शक्तियां हैं। तो जो शब्द शक्तियां हैं 3 प्रकार की, पहली है अभिधा शब्द शक्ति, जिसे लिटरल सेंस ऑफ वर्ड कहा जाता है। दूसरी है लक्षणा, फिगुरेटिव सेंस ऑफ वर्ड। तीसरी है व्यंजना, सजेस्टिव सेंस ऑफ वर्ड। तो अब हम इन तीनों शक्तियों का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो उससे पहले हम ये एक टेबल देख रहे हैं कि जो अभिधा शक्ति है उसके 3 भेद हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। दूसरी जो लक्षणा शब्द शक्ति है उसके भी 2 भेद हैं, रूढ़ा लक्षणा, प्रयोजनवती लक्षणा। फिर है व्यंजना। व्यंजना के भी 2 भेद हैं, वो है पहली है शाब्दी व्यंजना, फिर दूसरी है आर्थी व्यंजना। तो ये हमने देखा जो शब्द शक्तियों के प्रकार हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। उन तीनों के अलग अलग हमने अभी भेद इस टेबल में देखे हैं, जाने हैं। अब हम विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। शब्द शक्ति के लिए हम सबसे पहले शब्द के प्रकार को देख लेते हैं। पहला है वाचक। वाचक अर्थात साक्षात सांकेतिक अर्थ को प्रकट करने वाले शब्द वाचक शब्द कहलाते हैं। इस संसार की प्रत्येक वस्तु से परिचित होने के लिए उस वस्तु का जो नाम है या उसको जो संज्ञा प्राप्त हुई है उससे एक संकेत मिलता है जो अर्थ का बोध कराते हैं। इस अर्थ को प्रकट करने वाली वाचक शब्द की शक्ति अभिधा के नाम से पुकारी जाती है
और उसी वाचक शब्द से जो अर्थ निकलता है उसे वाच्यार्थ कहते हैं। दूसरा है लक्षक शब्द। लक्षक शब्द क्या है? जो मुख्यार्थ से जिसकी अर्थ का बोध ना हो, जिस शब्द से मुख्य अर्थ का बोध ना हो, कोई अन्य अर्थ बताने वाले शब्द को लक्षक शब्द कहते हैं। ऐसे शब्द से निकलने वाले अर्थ को लक्ष्यार्थ कहते हैं और उससे उत्पन्न हुई शक्ति को लक्षणा शक्ति कहते हैं। जैसे लाल पगड़ी। लाल पगड़ी, यहाँ शब्द जो है उसका मुख्य अर्थ तो होता है लाल माना अर्थ, और पगड़ी अर्थात सिर पे पहनने वाला जो एक टोपी के समान है, पगड़ी है। तो उसके लिए जो मुख्य अर्थ है कि वो लाल रंग की होती है। लेकिन यहाँ लाल पगड़ी जो कहा जाता है वो एक सिपाही के लिए कहा जाता है। जहाँ भी लाल पगड़ी बोला जाए तो वहाँ सिपाही का अर्थ ग्रहण किया जाता है। फिर तीसरा है व्यंजक शब्द। व्यंजक से जो अर्थ निकलता है वो है व्यंग्यार्थ, और उससे जो शब्द शक्ति निकली है वो है व्यंजना। व्यंजक शब्द क्या है? जो मुख्यार्थ और लक्ष्यार्थ से परे हैं, जो मुख्य अर्थ का बोध कराते हैं उससे अलग, जो लक्ष्य अर्थ को भी बोध कराते हैं उससे हटकर, यानी इन दोनों से हटकर जो तीसरे ही अर्थ का बोध कराते हैं उनको व्यंग्यार्थ कहते हैं। जैसे किसी के लिए कहा जाए कि आज सूर्य किधर से निकला। कोई मित्र है, उसको बहुत समय बाद देखा तो उसको कहा जाता है आज सूरज इधर किधर से निकला। अब सूर्य का वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ उसका अर्थ तो अलग अलग है, लेकिन उसका अर्थ जिसके लिए प्रयोग किया गया है तो वहां पर यह व्यंजक शब्द हो जाता है। व्यंग्य से अर्थ का बोध होता है, यानी उन दोनों से हटकर तीसरे ही अर्थ से जिसका बोध हो उसको व्यंजक शब्द कहते हैं। और उसका अर्थ बताने वाली जो है वो है व्यंग्यार्थ, और उस व्यंजक शब्द से निकलने वाली शक्ति है वो है व्यंजना। तो सबसे पहले हम जान लें अभिधा शब्द शक्ति क्या है। अभिधा शब्द शक्ति अर्थात सिंपल सेंटेंसेस में होती है अभिधा शक्ति, जिस शक्ति के माध्यम से शब्द का साक्षात, सांकेतिक, पहला, मुख्य, प्रसिद्ध और जो पूरे समाज में प्रचलित शब्द है, पूर्व विदित, जिनको पहले से ही जानते हैं, उस अर्थ का जब ज्ञान होता है उसे अभिधा शक्ति कहते हैं। अभिधा का अर्थ है नाम, अर्थात नामवाची अर्थ को बताने वाली शक्ति अभिधा शक्ति कहलाती है। यहाँ अभिधा शक्ति के लिए एक उदाहरण देख लें। जैसे बैल खड़ा है, यह सुनते ही एक विशेष जानवर के बारे में हम सोचते हैं, किसी मनुष्य या किताब के बारे में नहीं। बैल एक वाचक शब्द है और इसका मुख्य अर्थ जो है कि बैल एक विशेष प्रकार का जानवर है, पशु है। यह अर्थ पहले से ही हम जानते हैं। शब्द व अर्थ में किसी प्रकार की बाधा नहीं है, यानी कोई रुकावट नहीं है। पहली बार ही जिसे समझा जा रहा है, जिसमें साधारण अर्थ का बोध हो रहा है, यहाँ पर अभिधा शक्ति का प्रयोग कहा जाता है। यानी इसमें शब्द को सुनने या पढ़ने से ज्यों का त्यों ही अर्थ समझ आ जाए, वो अभिधा शक्ति है। अभिधा को शब्द की प्रथम शक्ति भी कहा जाता है। दैनिक जीवन में, लोक व्यवहार में अभिधा शक्ति का ही प्रयोग किया जाता है। जहाँ पर भी साधारण शब्दों का प्रयोग है वहाँ पर अर्थ का बोध कराने वाली शक्ति अभिधा शक्ति है। अब अभिधा शक्ति के 3 प्रकार हैं। पहला है रूढ़। रूढ़ शब्द कौन से होते हैं? रूढ़ अर्थात जो प्रचलित हैं
जो परंपरा से चले आ रहे हैं। जिन शब्दों के खंड ना हो, संपूर्ण शब्द का जो एक ही अर्थ निकलता हो, जिसके टुकड़े नहीं हो सकते, उसको रूढ़ शब्द कहा जाता है। जैसे पेड़, हाथी, मेज, कलम आदि। इन शब्दों को सुनते ही हम सब उसका एक ही अर्थ लेते हैं, उसके अलग अलग अर्थ नहीं होते। दूसरी शक्ति का जो ये अभिधा शक्ति का जो दूसरा प्रकार है वो है योगिक। इसमें शब्द के अवयव से उसके अर्थ का बोध होता है, यानी इसमें दो शब्दों का संयोग होता है, दो शब्दों का जोड़ होता है। अब वो जो दो शब्द हैं, एक तो मुख्य शब्द होगा, उसके साथ कोई ना कोई उपसर्ग या प्रत्यय जुड़ जाता है, या समास से बने हुए जो शब्द होते हैं वो अर्थ का बोध कराते हैं। जैसे भूपति, भू प्लस पति, पति वैसे स्वामी, लेकिन भू यानी धरती, तो उससे जो अर्थ निकल रहा है, भूपति का अगर अर्थ निकाला जाएगा तो वो प्रचलित या प्रसिद्ध शब्द है, उसको सभी लोग ही राजा का ही अर्थ मानते हैं। पाठशाला, पाठ का अर्थ होता है अध्याय या अध्ययन करना, पाठ करना, और शाला कि जहाँ पर पाठ का अध्ययन किया जाता है वो स्थान, वो पाठशाला कहलाती है। तो पाठशाला जब ये दो यौगिक शब्दों से बना हुआ है तो उसका अर्थ एक ही प्रचलित है, उसका अर्थ सब लोग एक ही प्रकार से लेते हैं, तो उनको यौगिक शब्द शक्ति कहा जाता है। तीसरी है योग रूढ़ शब्द। जो शब्द यौगिक की प्रक्रिया से बने हो, यानी जुड़कर बने हो, परंतु उनका एक निश्चित अर्थ प्रसिद्ध हो गया हो, उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। ये दो शब्दों से मिले हुए जुड़े हुए होते हैं। जैसे यौगिक शब्द तो थे, शब्द एक था, उनके साथ कोई ना कोई अवयव, उपसर्ग या प्रत्यय जुड़ा था, लेकिन इसमें दो शब्द जुड़े हैं। जैसे जलज, जल प्लस ज, गण प्लस नायक। जल और ज, जल में उत्पन्न होने वाला। तो वैसे तो जल में उत्पन्न कुछ भी हो सकता है, परंतु जो जलज शब्द है वो कमल के लिए प्रचलित हो गया है, वो इसको कमल के लिए प्रसिद्धि प्राप्त है, यही परंपरा में चल रहा है। इसी को इसलिए अभिधा शक्ति कहा जाता है। जिससे साधारण अर्थ का बोध होता है वो अभिधा शब्द शक्ति कहलाती है। इसमें हमने देख लिया रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। अब दूसरी शक्ति है लक्षणा शब्द शक्ति। अभिधा के असमर्थ हो जाने पर जिस शक्ति के माध्यम से अर्थ का बोध हो, उसे लक्ष्यार्थ प्रकट हो, उसे लक्षणा शक्ति कहते हैं। जब कोई शब्द अपने मुख्य अर्थ को छोड़कर अन्य अर्थ का बोध कराए तो वहां पर लक्षणा शब्द शक्ति होती है। जो यानी कि सिंपल वे में अर्थ समझ ना आए, उस अर्थ को समझने के लिए अन्य कोई अर्थ निकालना पड़ता है, तो उसको कहा जाता है लक्षणा शब्द शक्ति। अब इस लक्षणा शब्द शक्ति में अगर हम देखें तो यहाँ पर कोई ना कोई मुहावरे या लोकोक्ति को लिया जाता है। मुख्य अर्थ से बाधित होने पर जिस शक्ति द्वारा मुख्यार्थ से संबंधित अन्य अर्थ रूढ़ी या प्रयोजन के कारण लिया जाता है वो लक्षणा है। मुख्यार्थ को छोड़कर दूसरे अर्थ को अपनाने के पीछे या तो कोई परंपरा होती है या कोई उसका प्रयोजन होता है। तो इसलिए लक्षणा शक्ति का जो हम देखें उदाहरण, तो उसमें दो चीजें यहाँ पर आ रही हैं कि एक तो है प्रसिद्ध होगा, प्रचलित होगा, और उसमें मुहावरे और लोकोक्तियों के आधार पर अर्थ को ग्रहण किया जाएगा। तो वैसे देखा जाए तो लक्षणा शक्ति भी दो प्रकार की होती है। तो लक्षणा के लिए अगर हम समझें, जैसे कहा जाए कि गधा घास चरता है,
तो गधा पशु के अर्थ में है, और उसको जब गधा पशु समझा जाता है तो वो 4 पाए वाला जानवर समझा गया। लेकिन अगर ये कहा जाए कि मेरा मित्र गधा है, तो गधा तो पशु होता है, परंतु मित्र जो है वो पशु तो है नहीं। तो यहाँ पर उसके कोई ना कोई जो गधे के गुण हैं और उस व्यक्ति के गुण दोनों सेम हैं, तो उसके बारे में ही बताना चाहा होगा, इसीलिए कहा कि मेरा मित्र गधा है। क्योंकि वैसे तो वो जानवर नहीं है, परंतु क्योंकि गधा मूर्ख है और वो बताया जा रहा होगा कि मेरा मित्र मूर्ख है, यहाँ पर लक्ष्य लेकर के बताया है। अब लक्षणा शक्ति के भी 2 प्रकार हैं। पहले है रूढ़ी लक्षणा। रूढ़ी लक्षणा, रूढ़ी के कारण मुख्यार्थ से अलग जो लक्ष्य का बोध होता है उसे रूढ़ी लक्षणा कहा जाता है। जैसे आप तो राजा हरिश्चंद्र हैं। अब राजा हरिश्चंद्र तो एक थे जो अब नहीं हैं, लेकिन राजा हरिश्चंद्र का एक विशेष गुण था, वो सत्यवादी थे। किसी हम सत्यवादी व्यक्ति को देखते हैं तो उसको हम कहते हैं कि आप तो राजा हरिश्चंद्र हैं, लेकिन वो राजा हरिश्चंद्र नहीं, उसके अंदर का जो गुण है उसको लक्ष्य करके बोला जा रहा है कि आप राजा हरिश्चंद्र हैं, अर्थात आप सत्यवादी हैं। अब दूसरी लक्षणा शक्ति है, वो है प्रयोजनवती लक्षणा। प्रयोजन का अर्थ होता है मतलब या अभिप्राय। प्रयोजन के कारण मुख्यार्थ से अलग जिस लक्ष्य का बोध होता है, लक्ष्य के आधार पर कोई ना कोई मतलब को जब समझाना होता है, तब प्रयोजनवती लक्षणा होती है। जैसे उदाहरण है, शिवाजी सिंह है, तो शिवाजी तो मनुष्य है और सिंह एक जानवर है। शिवाजी को वीर या साहसी बताने के लिए सिंह शब्द का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ प्रयोजन है कि शिवाजी को साहसी बताने का प्रयोजन है, इसलिए सिंह शब्द को लक्षक करके शिवाजी को सिंह कहा है। तो लक्षणा शब्द शक्ति के हमने प्रकार देखे कि यहाँ सिंह शब्द का अर्थ लक्ष्यार्थ करके लिया, वीर या साहसी। अब दूसरा उदाहरण देखें, यह स्त्री गंगा है। गंगा शब्द द्वारा स्त्री की पवित्रता के बारे में बताया गया है कि जैसे गंगा पवित्र है, ऐसे यह स्त्री भी पवित्र है। तो इस शब्द शक्ति को हमने जाना। अब नेक्स्ट है व्यंजना शब्द शक्ति। व्यंजना शब्द शक्ति में वाक्य तो साधारण होता है, लेकिन उसका अर्थ प्रत्येक पाठक अथवा श्रोता के लिए अपना अलग अलग अर्थ होता है। वो अपने अनुसार उसका अलग अर्थ लेते हैं। एक वाक्य भिन्न भिन्न व्यक्तियों के अनुसार अलग अलग अर्थ माना जाता है, वहां पर व्यंजना शब्द शक्ति होती है। व्यंजना शब्द वी प्लस अंजना से बना है, जिसका अर्थ है विशेष दृष्टि, यानी अपना दृष्टिकोण, जिसमें विशेष दृष्टि को रखकर विशेष अर्थ को निकालना पड़ता है, वहां व्यंजना शब्द शक्ति है। जहां शब्द का अर्थ अभिधा तथा लक्षणा शब्द शक्ति के द्वारा ना निकले, वहां शब्द की गहराई में छिपे हुए अर्थ को प्रकट करने वाला तीसरा ही कोई अर्थ निकले, तो उसे व्यंजना शब्द शक्ति कहा जाता है। इससे जो अर्थ प्रकट होता है उसे व्यंग्यार्थ कहते हैं। व्यंग्य का अर्थ ये नहीं है कि उसमें उपहास होगा या मजाक होगा। यहाँ इस अर्थ को निकलने वाले को व्यंग्यार्थ ही कहा गया है, लेकिन मजाक या उपहास के रूप में नहीं है। जो व्यंजक शब्द है उससे निकलने वाला अर्थ व्यंग्यार्थ, और उससे उत्पन्न हुई है शक्ति व्यंजना शब्द शक्ति। तो जहां पर लक्षणा और अभिधा से हटकर अर्थ निकल रहा हो, ना मुख्यार्थ से ना लक्ष्यार्थ से, बल्कि कथन के संदर्भ से अर्थ निकले, किसी बात को मैं अलग मानूं
कोई दूसरा अलग माने, यानी मैं अलग मानूं, वो अलग माने और तुम अलग मानो, तीनों व्यक्ति ही जो अलग अलग मानते हैं, तो वहां व्यंजना शब्द शक्ति है। उदाहरण के रूप में हम देखें कि जब कहा जाए 8 बज गए हैं, तो इसका अर्थ सब लोग अलग अलग लेंगे। जैसे पहरेदार है, वो समझेगा कि छुट्टी हो गई, अब घर जाने का समय है। जिसने रात को पहरा दिया है और सुबह के अगर 8 बज गए हैं, तो उसके अनुसार तो अब छुट्टी का समय है। और एक बच्चा है, विद्यार्थी है, और 8 बजने पर वो समझेगा कि स्कूल जाने का समय हो गया है। तो प्रत्येक व्यक्ति के लिए भावार्थ अलग अलग है यहाँ पर। तो शब्द शक्ति के जो व्यंजना हम देख रहे हैं, उसमें जरूरी नहीं है कि कमेंट हो, मजाक हो, उपहास हो, नहीं, यह व्यंजक ही शब्द का अर्थ लिया गया है। अब हमने यहाँ पर देखा कि जहाँ व्यंजना शब्द शक्ति है, उसके भी आगे 2 प्रकार हैं, शाब्दी व्यंजना और आर्थी व्यंजना। शाब्दी व्यंजना में व्यंग्यार्थ किसी न किसी शब्द पर निर्भर होता है। जैसे वृषभानुजा, वृषभानु राजा हैं, जा उनकी पुत्री है, तो वृषभानु की पुत्री राधा के नाम से परिचित है। वृषभानु की पुत्री को राधा कहा गया है। और उसके साथ ही जहाँ शब्द लिया गया है हलधर वीर, कि जहाँ हलधर है बलराम और हलधर का जो भाई है वो है कृष्ण, जहाँ पर वृषभानुजा और हलधर वीर राधा और कृष्ण हैं, तो वो दोनों ही सिमिलर हैं। लेकिन अगर कहीं पर वृषभानु जो गाय के अर्थ में इसका अर्थ मान लिया जाए, बैल के अर्थ में मान लिया जाए, तो बैल की बहन जो है वो है गाय, और जो बैल का भाई हो गया वो हो गया सांड। तो इसलिए वहां पर उसका अर्थ अलग लिया जाएगा। तो एक और संस्कृत में भी आता है, जैसे सैंधवम। सैंधवम का अर्थ होता है सेंधा नमक। एक वाक्य है सैंधवम आन्य। अगर कोई किचन में है, रसोई घर में कहता है सैंधवम आन्य, तो वो नमक के लिए कहा जाएगा। और सैंधवम को घोड़ा भी कहा जाता है। और अगर किसी अस्तबल में कहा जाता है, तो अस्तबल में सैंधवम आन्य कहा जाए, तो वहां पर घोड़ा लाने के लिए अर्थ लिया जाएगा, ना कि नमक लाने के लिए। दूसरी यहाँ शक्ति है आर्थी व्यंजना। आर्थी व्यंजना में जो व्यंजना शक्ति है वो शब्द पर आधारित ना होकर के अर्थ पर आधारित होती है। जैसे अबला जीवन हाय तुम्हारी कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में है पानी। तो वाच्यार्थ तो नारी के जीवन के आंचल में दूध व आंखों में पानी अर्थात आंसू हैं। अब व्यंग्यार्थ जो है दूध और पानी से अनेक अर्थों की अभिव्यक्ति है, जिसमें नारी के हृदय की ममता, सेवा भाव और उसमें केयर करने की जो पावर है, पालना करने की शक्ति, करुणा, दया, इन भावों को अभिव्यक्त किया है। तो अगर शब्द के अर्थ देखें वो तो अलग है, लेकिन वो उन अर्थों के पीछे जो संकेत दिया गया है, इसीलिए कि उसमें ममता दर्शाई गई है, करुणा दर्शाई गई है, इसलिए इसमें यहाँ पर जो व्यंजना शक्ति है वो अर्थ पर आधारित है। तो आर्थी व्यंजना के भी 2 प्रकार हैं। अभिधा मूलक आर्थी व्यंजना, जिसमें पहले अभिधार्थ यानी मुख्यार्थ निकलता है, फिर व्यंग्यार्थ निकलता है। जैसे शब्दों में अभिधा मूला शक्ति होती है, बहुत सारे शब्द होते हैं, उनका जैसे अलग अलग जगह पर अलग अलग अर्थ लिया जाता है। हरि एक शब्द है, उसके अनेक अर्थ हैं। जैसे भगवान भी माना जाता है, हरि शब्द कहा जाए तो विष्णु के लिए भी, इंद्र के लिए भी, सिंह के लिए भी हरि शब्द का प्रयोग किया जाता है। ऐसे में भगवान के अतिरिक्त जितने भी अर्थ निकलेंगे
वो अभिधा मूला आर्थी व्यंजना के ही उदाहरण माने जाएंगे, क्योंकि जहां पर जिस शब्द के अर्थ की जरूरत होगी उसी अर्थ को ले लिया जाएगा। दूसरी शक्ति है लक्षणा मूलक आर्थी व्यंजना। जो प्रयोजनवती लक्षणा के सभी उदाहरण हैं वो लक्षणा मूलक आर्थी व्यंजना के हैं। जैसे सुरेश नीरा बंदर है, इस वाक्य में प्रयोजनवती लक्षणा है क्योंकि उसके किसी ना किसी मतलब को लेकर के, अभिप्राय को लेकर के ये उदाहरण दिया है। क्योंकि सुरेश की जो शरारतें हैं वो बंदर जैसी हैं। सुरेश की शरारती प्रवृत्ति के कारण उस पर व्यंग्य किया गया है, इसलिए यहाँ पर लक्षणा मूलक आर्थी व्यंजना भी है। तो यहाँ हमने देखा शब्द शक्ति का जो पूरा ही व्याख्यान, शब्द शक्ति के 3 प्रकार, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। फिर अभिधा के 3 प्रकार, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। लक्षणा के 2 प्रकार, रूढ़ और प्रयोजनवती। व्यंजना के 2 प्रकार, शाब्दी और आर्थी। फिर इनके भी 2 प्रकार हैं, अभिधा मूला और लक्षणा मूला। तो यहाँ पर हमने जो शब्द शक्ति का विशेष यह व्याख्यान सुना है, उसमें शब्द शक्ति को अगर जाने तो इसके द्वारा मनुष्य को विशेष आनंद प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि जब शब्दों के सही अर्थों का बोध होता है तभी ही विशेष उसके अर्थ बोध से हम उसका परिचय प्राप्त करते हैं। कोई भी कवि है या लेखक है, वो इन्हीं शब्द शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपनी रचना में चमत्कार डाल देता है, जो पढ़ने वाले पाठक या सुनने वाले श्रोता के हृदय को भी भाव विभोर कर देते हैं। एक कवि या लेखक अपने हृदय में या अपने भावों को जिस प्रकार से महसूस कर रहा होता है, उन्हीं भावों को पाठक तक पहुंचाने के लिए वो शब्द शक्ति का प्रयोग करता है, ताकि उसके खुद के भाव पाठक के भावों को भी स्पर्श करें और उनको आनंदित कर सकें। इसीलिए यह शब्द शक्ति विशेष रूप में हर रचना में प्रयोग की जाती है। धन्यवाद।